जय हिंद छात्रों। रेडियो संगम के आज के अंक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 से जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन प्रश्नों के साथ ही हम जानेंगे इनके उत्तर और उनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप इन उत्तरों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होती है, उसी प्रकार सजीवों में सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। तो इस प्रकार हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों के शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कोशिका स्वयं एक पूर्ण जीव हो सकता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। इस चित्र में पादप कोशिका का एक चित्र है। आप इस चित्र को एक बार ध्यान से देख लें और उसके बाद आपको इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो तैयार हो जाइए। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि अभी हम आपसे 15 प्रश्न करेंगे और आप कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। आप अपने उत्तर जल्दी से दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ग, प्रोटीन संश्लेषण। तो आइए राइबोसोम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। राइबोसोम यह अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। इन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है। इस कारण राइबोसोम के बिना प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकता। चित्र में आप राइबोसोम को देख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ख, कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के बाहरी परत में एक बहुत ही मुलायम झिल्ली होती है जो चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ा जान ले। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार के कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक कोशिका। इसका सही उत्तर होगा पादप कोशिका। छात्रों, रसधानी में कोशिका की झिल्ली चारों ओर से टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे रसधानी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। यह जंतुओं में जल संतुलन का कार्य करती है। पांचवा प्रश्न है, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, लाइसोसोम से
क्रोमैटिन धागों से? इसका सही उत्तर होगा जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। जीन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं। इनमें आनुवांशिक गुण होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग-अलग वस्तुओं से बना होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया? इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। चित्र में आप केंद्रक को देख सकते हैं, इस पर लाल निशान लगा हुआ है। 7वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य और इनमें सभी? तो इसका सही उत्तर होगा पारगम्य। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका चारों ओर से एक मजबूत और मोटे आवरण के द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। यह कोशिका को सुरक्षा और निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। 8वां प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जल को कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लवक, ग्राणा, अंतःप्रद्रवी, जालिका? इसका सही उत्तर होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को ही अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। छात्रों, क्रोमोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर से बिखरे रहते हैं। इनका आकार अंडाकार, फीतानुमा, कुंडलाकार, तारानुमा इत्यादि आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं? कोशिका रस, मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव्य और स्ट्रोमा? इसका सही उत्तर होगा केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति? इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। छात्रों, कोशिका झिल्ली के बारे में आप ऊपर के प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है? वैसी झिल्ली जो कुछ विशेष प्रकार के वांछित तरल पदार्थों को आर पार जाने देती है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, सब एक ही बात है। किसे कहते हैं? आशा है आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है
जो कोशिका के अंदर थैलीनुमा आकृति लिए होती है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में यह थैली फट जाती है और इसमें उपस्थित एंजाइम अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देती है, यानी उसे गला देती है। इसके इस गुण के कारण ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब किसी कोशिका में किसी भी प्रकार की विकृति आती है तो वह कोशिका अपने आप नष्ट हो जाती है और इसके नष्ट होने का कारण वही लाइसोसोम है, जो फट जाती है और वह कोशिका गल जाता है इस प्रकार, और उसके स्थान पर एक नया कोशिका जन्म लेता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया शरीर में निरंतर चलती रहती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? परासरण, विसरण, संकुचन, वाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर होगा विसरण। गैस, द्रव्य तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जीवों में गैस का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। परासरण, जल या विलायक का चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण को परासरण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी जीवित कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, या इनमें कुछ नहीं होगा? इसका सही उत्तर होगा कोशिका संकुचित हो जाएगी। अति परासरण के बारे में थोड़ा जान लें। जब किसी कोशिका को अति परासरित द्रव्य में डाला जाएगा तो द्रव्य के परासरण गुण के कारण जीव कोशिका के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ कोशिका के बाहर आ जाएगा और कोशिका संकुचित यानी सिकुड़ जाएगी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस, संकुचन। और इसका सही उत्तर होगा परासरण। परासरण के बारे में थोड़ा जान लें। जल या विलायक का चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को ही परासरण कहते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोशिका अध्याय से। अगला वीडियो हम उत्तक से लेकर आएंगे जल्द ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।